चलो परफेक्ट। सो गाइस आज हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का एरिया तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक पीस ट्रैंक्विलिटी उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी है। नाउ व्हेन वी आर कवरिंग दिस एरिया ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये एरिया हमारे लिए ठीक है। अंकिता एक बार रिफ्रेश कर लो बेटे, रिफ्रेश इट वंस। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो रिफ्रेश इट वंस। ठीक, हाफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंस। गुड जॉब समीक्षा। एक काम और करना समीक्षा, कल अपन ने कौन सा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया था शायद, या जो भी किया था। यस हाँ, सो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और हाफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का आज रात में रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे को लेकर के आगे बढ़ते वक्त कंफ्यूज रहे जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें हम कनेक्ट करके समझते हैं, कनेक्टिविटी के साथ मेजर एक मैं बताता हूँ आप लोगों को इशू क्या होता है, और बहुत प्रैक्टिकल इशू है कि जब हम चीजों को एक चीज से दूसरी चीज से कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तो इंडिविजुअल चीजें तो हमें याद रहती है, हमें ये याद रहता है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक, लेकिन काफी हद तक रिवीजन ना करने पे वो पूरा का पूरा जो एक एस्पेक्ट है, वो पूरा जो कनेक्टिविटी है, वो ब्रीच होती है। ठीक, मतलब हमें ये पता होता है कि इन सेक्शंस में क्या दिया है ऑब्वियसली, लेकिन सेक्शंस के अंदर क्या दिया हुआ है वो याद नहीं रहता है। समझ गए? तो सेक्शंस के अंदर क्या चीजें दी हुई है, ये रेगुलर रिवीजन से ही आएगी, तो वो रिवीजन बस ध्यान से कर लेना। ठीक है समीक्षा, जितना हो सके रिवीजन करो। गुड इवनिंग कनिका। और भी किसी को आई गेस अंकिता, और किसी को प्रॉब्लम आ रही होती तो वो बताते हैं, शायद नहीं आ रही है। गुड इवनिंग रक्षा एंड प्रज्ञा। फेयर इनफ, यस। रिवाइज देम बोथ बिफोर स्लीपिंग, दैट्स द सिंपल ट्रिक। उससे क्या पूरी कनेक्टिविटी दिमाग में एकदम फ्रीज होती है। अच्छी बात है, फेयर इनफ। चलो ठीक है, सो देखिए आज हमें चैप्टर 8 पढ़ना है, पब्लिक पीस ट्रैंक्विलिटी से डील करने वाला। ठीक है, सो देखिए चैप्टर 8 का जो पूरा नेचर है, फेयर इनफ। चैप्टर 8 का सो प्लीज लास्ट में एक बार क्लैट की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स दे दीजिएगा प्लीज। यार क्लैट को डिस्कस करने जाएंगे ना तो दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑल टुगेदर, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, तो अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। चलो नाउ फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर 8, देखिए जरा, when you look at chapter 8 offenses against public tranquility and peace, what do you understand by the term tranquility? Tranquility का मतलब क्या होता है? Tranquility का क्या मतलब है? रिद्धि देखना पूरा है, एक बार पलट पूरा लो, बट 132 पे थोड़ा फोकस रखना बस, दैट्स इट। वो तो आपको अभी तुरंत याद है। What is the meaning of the term tranquility? Tranquility का क्या मतलब होता है? शांति, पीस, सेरेनिटी। ओके, एकता काफी दिन बाद, कैसे हैं आप? पीस, पीस, ठीक है, पीस इट इज, काम स्टेट। गुड इवनिंग दिव्या। पीस, परफेक्ट, ठीक है, पीस एंड हार्मनी। ओके, पीस एंड हार्मनी, बड़ी बहुत सही। ठीक, बस बस बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं समीक्षा, अननेसेसरीली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब कोर्ट में आएगा हमारी हम डायरेक्ट रेफर कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट से डील करता है जिससे हम लोग ऑलरेडी काफी हद तक डील कर चुके हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। अच्छा ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हम नोट मेकिंग नहीं करेंगे, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी, इन तीनों कॉन्सेप्ट से आपका चैप्टर नंबर 8 भी डील करता है, जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी। नाउ आप मुझे ये बताएं कि जब जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या फिर वाइकेरियस लायबिलिटी आप लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? हैंड रेज करके कोई बताना चाहेगा? यस इट कैन बी, ऑब्वियसली सीआरपीसी का चैप्टर 10 आप लोग रेफर करोगे इससे, दैट्स ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि भाई सीधा सा पॉइंट है, पब्लिक पीस की बात आ रही है, और पब्लिक पीस को एंडेंजर करने वाली कोई भी अगर सिनेरियो अराइज होती है तो उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, दैट इज इट। ओके, यस गो अहेड रिद्धि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी? गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल, बताओ। सो जो वाइकेरियस लायबिलिटी होती है वो एज टू रिलेशनशिप होती है, लाइक मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट। परफेक्ट। एंड जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होती है वो लाइक ऐसी होती है कि फॉर वन एक्ट वन मेड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर। ठीक है, एक्ट बेस्ड लायबिलिटी होती है। यस, एंड जो जॉइंट लायबिलिटी होती है उसमें सर एज टू इफेक्ट होता है वो कि पनिशमेंट जो होता है वो जॉइंटली लायबल होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सो इफेक्ट या पनिशमेंट बेस्ड होती है जॉइंट लायबिलिटी। यस सर, वेरी गुड, वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, थैंक यू सर। बढ़िया, याद आया? आई बिलीव आप लोगों को याद आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? सो वाइकेरियस लायबिलिटी डील्स विद द लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ और बिकॉज़ ऑफ अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक, पार्टीज के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन था, उसको जब रिलेशन के थ्रू एड्रेस किया जाता है, दैट इज नोन एज वाइकेरियस लायबिलिटी। जब एक्ट बेसिस पे लायबिलिटी चलती है, यानी कि मेरे एक्ट के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति लायबल होगा तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी का मतलब होता है इफेक्ट बेस्ड लायबिलिटी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अगर है भी तो कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल चलने के बाद क्या इन लोगों को साथ में लायबल बनाया जा सकता है एक ही ऑफेंस के लिए, दैट इज नोन एज जॉइंट लायबिलिटी। तो इन तीनों का नेचर एक ही जैसा है, एप्लीकेशन एक ही जैसा है, लेकिन तीनों अलग अलग कैसे हैं? तीनों स्टेज वाइज अलग है। वाइकेरियस लायबिलिटी रिलेशनशिप कि कौन लोग साथ में मिलकर ऑफेंस कर रहे थे। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इज एक्ट, वन पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर एज इफ ही हैज डन इट हिमसेल्फ। एंड जॉइंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब इन लोगों पे साथ में ट्रायल किया जाएगा, जब साथ में इन लोगों पे ट्रायल चलाया जाएगा, तो दोनों ही लोगों को या तीनों ही लोगों को या मल्टीपल मोर देन वन पर्सन को एक ऑफेंस
ऑफेंस के लिए जॉइंटली लायबल किया जा सकता है। तो जॉइंट लायबिलिटी इज एज टू द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इज एज टू द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, एंड वाइकेरियस लायबिलिटी इज एज टू द रिलेशनशिप ऑफ दैट ऑफेंस। अब इसमें इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, डिफरेंट स्टेजेस से आप लोग समझ जाओगे। ठीक, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सन 1 जो कि प्रिंसिपल है, ठीक, और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक, एक दूसरा व्यक्ति है जो कि यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है जो कि उसका सर्वेंट है या एजेंट है, ठीक, ये दोनों मिल करके अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, जैसे निठारी हत्याकांड, ठीक है, ये सारे जो मामले होते हैं जहां पे मालिक भी मिला हुआ है और अपना सर्वेंट भी मिला हुआ है, दोनों लोग मिले हुए हैं, तो ऐसे केसेस में दोनों लायबल होंगे। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या था भैया, एक का घर था और दूसरा उसने ऑफेंस कर रहा था, मास्टर एंड सर्वेंट। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब जो कुकृत्य एजेंट कर रहा था ऐसा माना जाएगा, क्योंकि वो मास्टर के घर में कर रहा था, मास्टर को सारी बातें पता थी, इसीलिए ऐसा माना जाएगा कि वो कृत्य प्रिंसिपल ने किया है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। और इन दोनों को ही अल्टीमेटली जब सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा, तो उस सेम ऑफेंस के लिए, जिसको करने वाला कौन है, एजेंट है, उस सेम ऑफेंस के लिए दोनों को ऐसे पनिश किया जाएगा कि जैसे दोनों ने ही वो ऑफेंस किया है मिलके। दिस इज नोन एज जॉइंट लायबिलिटी। ये मैंने आप लोगों को जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव और वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत देर तक समझाया था, आधे घंटे पौन घंटे हमने सिर्फ जॉइंट कंस्ट्रक्टिव और वाइकेरियस लायबिलिटी को डिटेल में पढ़ा है सेक्शन नंबर 34 के साथ। सो आई बिलीव आप लोगों को याद होगा, तो मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एंटायर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी शायद रूपाली ने बताया एंड मोहित ने भी बताया कि इसको डायरेक्टली रीड किया जाता है पब्लिक पीस से या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से, चैप्टर नंबर 10। ठीक, तो जब आप इन चैप्टर्स को देखेंगे या जब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को देखते हो तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले तो उसे लिख लीजिए कि मेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अच्छा, ये अक्रॉस ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विसेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर चैप्टर के पहले ये लिखवाता चल रहा हूं। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में मैंने शायद बताया था, डिड आई टेल यू द सेम फैक्ट इन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट? सेडिशन आता है वहां से, बेसिक और नहीं आता, दैट्स इट, बस उतना ही। ठीक, सो जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो एस्पेक्ट्स जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उन्हें लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अंडर चैप्टर 8। नंबर 1 सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि चैप्टर के बियॉन्ड भी चले जाओगे तो भी ये सवाल आपसे बनता ही है। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस सबसे प्रोमिनेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी में जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 and section 149. This is the second type of difference that you actually are asked from chapter number 8. Third is the question which deals with common object, or rather what is an unlawful assembly. Unlawful assembly से related question पूछा जाता है, that is section 141, and unlawful assembly की membership से related भी question पूछा जाता है, that is 142 and 143 membership. ये means बता रहा हूँ क्योंकि प्री में तो लाइन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, फोर्थ जो चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो 149 स्पेसिफिकली भी है। अगर आप सिंगल भी चले तो 149 क्या है, आप इसके साथ में भी पढ़ ले तो सही रहेगा। ठीक, फर्क सिर्फ इतना है, सेक्शन 141, 142, 143 जो है ये सेक्शंस मेंबर्स को ही पनिश कर देते हैं कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है तो ये वैसे भी पनिशेबल हो जाएगा। अगर अनलॉफुल असेंबली कल को चल के कोई ऑफेंस कर देती है तो वो लायबिलिटी वाया 149 क्रिएट की जाती है। डिड यू गेट द आइडिया ऑफ इट? कांसेप्ट समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मात्र हिस्सा है, एक पार्ट है, तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 143 से। अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है और उस अनलॉफुल असेंबली ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो ऐसे में भले से उस व्यक्ति ने ऑफेंस खुद से अपने हाथ से ना कमिट किया हो, उस पे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है बिटवीन 141, 143 एंड 149। ये प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन। ये समझ में आया? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये दिमाग क्लियर रख के ही आपको पढ़ना है। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जब आप अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो अनलॉफुल असेंबली का ही एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाता है राइटिंग। ठीक, रिपीट कर दो, देखो मिस्टी सिंपल कॉन्सेप्ट है। 141, 142, 143 ये जो तीनों सेक्शंस है ना बेटे, ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर मात्र होने से आपको पनिश करते हैं। ठीक, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, पनिशेबल मामला है। अभी तक अनलॉफुल असेंबली ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, वो सिर्फ एक अनलॉफुल असेंबली है, मियर एग्जिस्टेंस में है, ये आपको पनिश करते हैं सिर्फ मेंबर होने के लिए। लेकिन मान लो मिस्टी, ठीक है, कुछ किया हो या ना किया हो, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट अंकिता, वेरी गुड। बट मिस्टी मुझे ये बताओ बेटे, अगर अनलॉफुल असेंबली ने कोई ऑफेंस कर दिया, भले से वो आपने नहीं किया है, लेकिन आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, कैन यू बी मेड लायबल? क्या आपको लायबल किया जा सकता है मिस्टी? आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया बट आपने खुद वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, क्या आपको लायबल किया जा सकता है मिस्टी? यस, यू कैन बी मेड लायबल बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149। तो 149 जो है वो वाइकेरियस लायबिलिटी से डील करता है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से डील करता है, जॉइंट लायबिलिटी से डील करता है। 141, 142, 143 सिर्फ मेंबरशिप से डील करता है, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। सो हियर मेंस रिया इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। देखो, जब आप एक बार अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट का या अगर एक बार आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बन गए ना रूपाली, तो फिर आपका मेंस रिया मैटर नहीं करेगा स्पेसिफिक ऑफेंस को लेकर। आई गिव यू एन एग्जांपल, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, नॉट जस्ट रूपाली, एवरीवन, यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली 5 से ज्यादा लोगों की होती है, 1 2 3 4 5
4 5 6 7 लोग हैं, ये हम हैं, ठीक, दिस इज अस। फेयर एनफ। अब मान लो कि ये सातों लोग मिल करके इंक्लूडिंग अस ये कोई एक अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, जैसा 141 में बताया गया, ठीक। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि हम किसी भी सरकारी जो कर्मचारी है उसके मन में किसी तरह का बैर, किसी तरह का डर, किसी तरह का आतंक पैदा कर दे, ठीक। हमने उसके मन में भय पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया, आतंक पैदा कर दिया। अब ऐसे में ध्यान से समझना, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जाकर के उस पर्सन को, उस पब्लिक ऑफिशियल को, व्हाइल द पर्सन इज इन अनलॉफुल असेंबली, उस बंदे ने जाकर उस पब्लिक ऑफिशियल को ग्रीवस हर्ट कॉज कर दिया। सिर्फ उस बंदे का था, मेंस रिया, सिर्फ उस बंदे का था, सिर्फ उसने जाकर के एक पब्लिक ऑफिशियल को ग्रीवसली हर्ट कर दिया। हमारा मेंस रिया ग्रीवस हर्ट कॉज करने का नहीं था, लेकिन जो हम कर रहे थे उसकी वजह से हम अनलॉफुल असेंबली में तो थे। कैन वी बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर दैट? यस रूपाली, नॉट जस्ट रूपाली, एवरीबॉडी। कैन वी बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर दिस? यस वी कैन बी। हमें इसके लिए वाइकेरियसली लायबल होल्ड किया जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि हमें तो मालूम था ना कि हमारे एक्ट की वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है। If we had the knowledge that this unlawful assembly can get violent, if we had the knowledge that this unlawful assembly might lose control, might become a ferocious force and attack, कैसे बचोगे? That's the point. Probable consequence. इसीलिए liable हो। Otherwise mens rea हमारा तो है नहीं। Forcibility, very good. Probable consequence, probable consideration. ये point. Now you got it. ठीक है? चलिए। So ये तो क्या unlawful assembly का point हो गया। Next जो आपसे question पूछा जाता है, मेंस एग्जाम में ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा, that is writing. राइटिंग के आगे आप ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट नोट आता है। फिफ्थ आपसे जो पूछा जा सकता है दैट इज अगेन एफरे, ये भी पूछा जाता है, ये भी शॉर्ट नोट में आता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है, उसको भी ध्यान रखना। जैसा हम लोग आज का पैरेलल्स देख रहे हैं, आज का क्या जो मॉडर्न डेज का जैसा हिसाब किताब चल रहा है, प्रमोटिंग एनिमिटी वाले जो सेक्शंस हैं, ठीक है, 153A वगैरह, उनको भी ध्यान से देख लेना। प्रमोटिंग एनिमिटी के सेक्शंस आप लोगों के लिए 2-3 जगह पे रेलेवेंट है। नंबर 1 वो आप लोगों के लिए मेंस में ऑब्वियसली रेलेवेंट है। नंबर 2 मेंस में वो सब्जेक्ट के अलावा आप लोगों के ऐसे राइटिंग में भी रेलेवेंट हो सकते हैं, ठीक। यस, अगर सेक्युलरिज्म पे भी कोई ऐसे आता है तो भी आप प्रमोटिंग एनिमिटी के सेक्शंस को इंक्लूड करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू लीव इट बिहाइंड, क्योंकि प्रमोटिंग एनिमिटी सेक्शंस गिव योर एसे अ लीगल एंगल। तो जब भी आप कोई ऐसे लिखो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अपने ऐसे में हमेशा एक तो अपने को गोल्डन ट्रायंगल यूज करना है, दूसरा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्फ्रेंसेस है, अगर विमेन रिलेटेड मामला है तो सीडॉ को आप मिस नहीं करोगे। यस, सीडॉ आई गेस ये मैंने बताया भी है, 2-3 बार बता चुका हूं। CEDAW is that convention on elimination of all kinds of discrimination against women. Convention on elimination of all kinds of discrimination against women. CEDAW को आप women empowerment के हर एक मामले में कोट करोगे। You are going to quote it in every matter जो कि इसमें women empowerment में जहां से ऐसे पूछा जाएगा। That is it. Golden triangle मतलब 14, 19, 21. That's the point of it. ठीक। Next point जो आप लोगों के लिए relevant है, promoting enmity हमने लिख लिया। This will be your fifth point and that will be it. ठीक है, 153A, A, B, 154, 56, 50. Yes, exactly. मेंस में क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ये वो एरिया है जहां से आपको प्रिपरेशन वैसे भी अपनी रखनी ही है in terms of your mains examination. So be well prepared with that. ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Now let's read the sections को पढ़ना शुरू करते हैं। So talking about section number 141 प्री के लिए मेरे हिसाब से आप पूरा ही पढ़ें। 141 से लेकर के जो पूरा आपका चैप्टर, इसमें कोई भी सेक्शन को आप लीव ना करें। ठीक, इसलिए लीव ना करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बेटा बनते हैं। ठीक है, प्री के तो लगभग सारी सेक्शन से बन सकते हैं, तो छोटा मत। अगर किसी व्यक्ति को आपके लिए डिफिकल्ट पेपर बनाना होगा तो वो ऐसे सेक्शन से पेपर बनाएगा जिन सेक्शंस को आप नहीं पढ़ते या जनरली स्किप कर देते हैं। दिस इज दैट चैप्टर जहां पे आपको किसी भी, ठीक है, जहां पे आपको किसी भी एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं सेक्शन को बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 141 को अगर हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, ठीक है। सर सही मीनिंग क्या है वांट ओनली का? वांट ओनली का मतलब होता है बेटा जानबूझकर। अपन बोलते हैं ना जानबूझकर कुछ करना, जानबूझकर, डेलिबरेटली, ठीक है, जबर मतलब अपनी मर्जी से, वॉलंटरली, एक तरीके से कहो कि जैसे होता है ना कि मम्मी कहती है कि बेटा सर्दी का मौसम आ गया है तो जरा तरागी में लकड़ी रख के जला दो, सबको बहुत ठंड लग रही, आप पबजी खेल रहे हो, आपको अलग गर्मी चढ़ी हुई, ठीक, दैट्स वांट ओनली, तो आई डेलिबरेट। चलो अब 141 को देखते हैं। व्हाट डज इट से? अनलॉफुल असेंबली। सो एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस, ठीक है, is designated as an unlawful assembly, ठीक है, if the common object of the person composing that assembly is। अब देखो यहाँ पे an assembly of 5 or more persons, आप उठाएंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप नोट मेकिंग में लिखेंगे भी, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो बताते हैं an assembly of 5 or more persons, इनको unlawful assembly का पार्ट बनाया जा सकता है। मतलब unlawful assembly के लिए मिनिमम 5 लोग जरूरी। पर फिर सवाल वही बनता है कि मान लो अगर, ठीक है, मान लो अगर कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां पे 5 लोग तो हैं, ठीक, लेकिन 5 में से मान लो 3 लोग छूट गए या 2 लोग छूट गए,
तो क्या बाकी 3 लोग जो हैं या बाकी 2 लोग जो बचे हुए हैं, क्या उनका कन्विक्शन हो सकता है बाय वर्च्यू ऑफ अनलॉफुल असेंबली? अरे राम, बहुत सारे केसेस है, वो तो अपन देखने जाए तो बहुत सारे केसेस है। मेरे लाइक सही सर, मैं आपकी बॉडी क्लासेस देखती हूँ, टाइम इशू की वजह से सर आपके ग्रुप में ऐड कर दो, मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया। मैं निर्मला देख लेता हूँ, एक बार आप मुझे टेलीग्राम पे या मेरी टीम को मैसेज कर दो, अगर फॉर्म फिल कर दिया तो वैसे आपको ऐड हो जाना चाहिए। आई चेक इट आउट वंस, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं डायरेक्टली भी आपको ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम सुचिता। सो यस, कन्विक्शन हो सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, कन्विक्शन इज पॉसिबल इवन इन द सिनेरियो जब कोई, इससे रिलेटेड बहुत से केसेस हैं, वो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है भाई? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। बेटा आप योगेश किरार हो कि योगेश शुक्ला हो, बताओ पहले तो, या योगेश गुप्ता हो? किरार, शुक्ला, गुप्ता, और एक और योगेश है, कुमार। ठीक है, नहीं भाई मेरे को तो मैसेज आया नहीं है। ठीक, मैं देख लेता हूँ, आई हैव टू चेक विद माय टीम, आई ऐड यू टू द ग्रुप। ठीक है गाइस, एक बस आप लोग काम किया करो, जब भी आप लोग मुझे या मेरी टीम को मैसेज करो ना, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज कर दिया करो, क्योंकि होता क्या है, हम लोग आपको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कि वी आर इन द फ्लो ऑफ एडिंग 5 पीपल 10 पीपल, जितने भी लोग हैं हम उन्हें ऐड करते जा रहे हैं। अब आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है उस टाइम पे ऐसी है कि हम आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, तो हम आपको मैसेज नहीं भेज पाते एंड हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो प्लीज अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करके रखना, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें, बस इतना ध्यान रखना, बाकी मैं चेक कर लूंगा। ठीक, दैट इज वेल, हाँ सही है। ठीक, चलो, हाँ ये 1 + 2 + 3 एक ही जगह। But in cases where common intention is in question for 2 persons and one is acquitted, in that case another would also be acquitted from that charge. देखो ये मैं ऑलरेडी 34 के टाइम पे समझा चुका हूं। अगर आप इस चीज को समझिए, अगर ये चीज सिद्ध हो जाती है 1 2 3 4 5, अब मान लो ऑफेंस इन 3 लोगों ने किया है, पकड़े गए हैं ये 3 लोग, तो ले देके जिनमें ट्रायल चलाया जा रहा है उनमें से कितने लोगों ने ऑफेंस किया है, कितने लोगों ने एक्चुअली ऑफेंस किया? ट्रायल तो चलाया जा रहा है 3 लोगों पे, ऑफेंस भी 3 ही लोगों ने किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा लकड़बग्गा है, चमन चमगादड़, जिसने एक्चुअली वो ऑफेंस किया। अब ये तो एविडेंसेस से प्रूव हो गया दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। बाकी 2 लोग अक्विट हो गए, बाकी 2 लोग लापता है, नदारद है, भागे हुए, फरार है। तो भैया इस पे 34 का चार्ज बिल्कुल 100% लगेगा। इस पे 34 भी लग सकता है, इस पे 149 भी लग सकता है, ये ध्यान रखो, बेसिक रूल है। If it is proved, if there are sufficient evidences on the part of the prosecution to show that one person, only one person is there in the court of law, in front of the court, जिसने एक्चुअली ऑफेंस किया, सारे एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ, इसके साथी जितने थे, वो 4 5 10 15 कितने भी हो, वो सब फरार है। इस पे 34 भी लग सकता है, इस पे 149 भी लग सकता है, ये ध्यान रखो, रूल यही। ठीक है, रिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कांसेप्ट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। इफ देयर आर एविडेंसेस टू शो दैट अ पर्सन वाज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन दैट सिनेरियो, ही विल बी मेड लायबल। 34 भी लगेगा, 149 भी लगेगा, कोई लोग, दैट्स इट। ठीक, चलिए, अच्छा एक और यहाँ पे तो मुत्तु नाइकर का बहुत ही फेमस केस आ जाता है। सवाल ये है कि क्या भाई, अगर मान लो कोई एक बंदा है जो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली को ऐसे बैठ के खड़े होकर देख रहा है, ऐसे, ठीक है, चिड़ियाघर आता था एक, सब टीवी पे आता था, पता नहीं कहाँ आता था, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में था एक गधा प्रसाद, गधा प्रसाद ऐसे अपना ऐसे हाथ रख के ऐसे रहता है, क्या हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, याद आया? गधा प्रसाद। ठीक, अब इफ यू रिमेंबर, अगर कोई गधा प्रसाद टाइप का व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली को सामने खड़े होकर देख रहा है, विल ही बी हेल्ड लायबल? विल ही बी हेल्ड लायबल? एब्सोल्युटली नॉट। दैट्स लाइक absurd कि भैया कोई व्यक्ति सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहा है, सिर्फ देख रहा है। ठीक है, बहुत फेमस केस है, मुत्तु नाइकर केस बोलते हैं इसको। ठीक, तो दैट पर्सन इज मियरली प्रेजेंट, वो सिर्फ देख रहा है, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल। सो अब आगे बढ़ते हैं। So an assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is, now my dear students, take any one of you who would like to raise hand and tell me what are the 5 objects जिनको होल्ड करने पे किसी व्यक्ति को कॉमन ऑब्जेक्ट या किसी ग्रुप को कॉमन ऑब्जेक्ट होल्ड करना कहेंगे और किसी ग्रुप को अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। व्हाट आर द 5 ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ लिखे हैं, वही पूछ रहा हूँ, लेकिन एनी वन ऑफ यू हु कैन टेल कि सर दिस इज एन इजी वे, एनीवन? कृति, इस बार कृति जीत गई, ठीक है, बताया जरा। Am I audible, sir? कृति के साथ, हाँ हेलो, Hello, am I audible, sir? यू ऑडिबल। कृति बताओ 5 पॉइंट्स क्या है? Sorry, sir. Sir, जैसे सर इसको अगर कैटेगराइज कर ले सर, फर्स्ट और 2 जो है वो अगेंस्ट स्टेट चलते हैं। ठीक है, 1 and 2 go against the state, ठीक है, शाबाश। थर्ड एंड फोर्थ गो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, 3rd and 4th go against the property, एंड लास्टली फिफ्थ अगेंस्ट द पर्सन। lastly 5th against the person, very good। यस सर, इसको सर ऐसे ब्रॉडली कैटेगराइज करिए सर, फर्स्ट सेकंड स्टेट के अगेंस्ट। फर्स्ट ये कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, वो पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल पावर एक्सरसाइज करने में वो फोर्स यूज करके उसे ना करने के लिए बोलता है, उसे रेसिस्ट करता है। और सेकंड करता है, रेसिस्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में, एनी लीगल प्रोसेस में। सेकंड 2 हो गए स्टेट के अगेंस्ट।
करेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फर्स्ट थर्ड पॉइंट ये कि कोई मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है अगेंस्ट द अनदर प्रॉपर्टी अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी। और बाय फिर सर फोर्थ है कि क्रिमिनल फोर्स या फिर यूज करता है या फिर शो करता है एनी पर्सन टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को डिप्राइव करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी से या उसके एंजॉयमेंट को डिप्राइव करने। करेक्ट 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 फिफ्थ सर बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो करता है क्रिमिनल फोर्स काउंटर करता है किसी पर्सन को कोई वही सर एक्ट लीगली बाउंड टू डू और एनी लीगल एक्ट नॉट लीगली बाउंड टू डू। करेक्ट करेक्ट ऑप्शन करेक्ट के लिए एथिकली यस सर। एग्जैक्टली सो सिंपल, ये अपने को कॉलेज में पढ़ाया जाता है, दैट्स अ बेसिक फंडामेंटल रूल। ठीक है, पहले दो स्टेट है फिर प्रॉपर्टी है, एसटीपी बोलते हैं हम लोग, तो एसटी2 या एसटीपी एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड प्रतीक, थैंक यू सर। परफेक्ट। हाँ सही है, रूपाली लार्जर पिक्चर टू अचीव, सही है, क्रिमिनल फोर्स टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ड्यूटी, एग्जैक्टली हाँ सही है सही है सही है, डिप्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी, संदीप सर से पढ़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए। सबको ऐसे नहीं पढ़ा जाता लक्ष्मण यार, देखो वो मतलब मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा था मुझे भी इसी टैक्टिक से बताया गया कि पहले दो स्टेट है फिर पहले दो स्टेट है फिर प्रॉपर्टी है फिर पर्सन है, तो एसपी2 से हमने याद रखा था कि स्टेट है फिर प्रॉपर्टी है फिर पर्सन है, 2:2:1, ठीक है हाँ फेयर एनफ। चलो मैं इसके लिए एक ट्रिक तो ये है जो एक कंसोलिडेटेड सिंपल सी ट्रिक है, और कुछ बाबा आदम के जमाने से हम यही टैक्टिक यूज कर रहे हैं और बेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट जो एक और तरीका हो सकता है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, पहला जो फर्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पे, यस 149 में निपटा दिया था, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, अच्छा ओके सर, कमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है, कमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है बेटा, समझा नहीं, कमेंट्स समझा नहीं बेटा, वेयर की कमेंट्स, रुक जा अभी हैंड रेज करके समझा देना, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुझे हैंड रेज करके समझा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशंस के नीचे अच्छा ये वाले कमेंट्स, अरे ऑल ऑफ दीस कमेंट्रीज एंड कमेंट्स नो, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल लगेज होता है, इट्स एन ऑप्शनल लगेज, इफ यू विश टू यूज इट यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट विश टू यूज इट यू कैन लीव इट, ठीक है, सिंपल सिंपल एज दैट। यस, ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब प्रैक्टिस आप करते हो ना तो फिर इन सब की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नॉट। मतलब कमेंट्स जो होते हैं ना, कमेंट्स या कमेंट्रीज, जैसे मान लो कि आप दिल्ली में पेपर दे रहे हो या किसी और दूसरा कोई पेपर दे रहे हो, एआईबी किसी ने लिखा था ऊपर, एआईबी का पेपर दे, तो वहां सब ये रेलेवेंट होता है, अदरवाइज ठीक, दैट इज ऑल। यूपी वगैरह में देख सकते हैं, बट देन अगेन वही चीज है कि कमेंट्रीज दे आर जस्ट कमेंट्स ओनली, कमेंट्रीज ही होती है, उनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस ऐसे होता नहीं है कि हम उसको अलग से अपने आंसर में इंक्लूड करें, ठीक। हाँ तो आपको कमेंट्रीज की जरूरत ही नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट नीड कमेंट्रीज। नहीं कभी नहीं पूछते, कमेंट से कभी क्वेश्चंस नहीं आते, कमेंट से इसलिए क्वेश्चंस नहीं आते, आई टेल यू अ फैक्ट, आपके कमेंट्स में क्या लिखा है, कोई ऐसा है जो बता दे मुझे कि उसके कमेंट में क्या लिखा है, कौन सा केस है, विच केस, माइको वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, भगवान जगन्नाथ केस, अच्छा, रॉय फर्नांडिस वर्सेस गोवा, भगवान जगन्नाथ, ठीक, आई टेल यू रामायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे मेरे सामने लिखा है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर स्टेट में जो बैरक आप खरीद रहे हो ना, या हर पब्लिकेशन की जब आप बैरक खरीद रहे हो ना, सब में अलग अलग, कॉमन नहीं चलता, तो इतना इस पर टेंशन लेने की जरूरत ना है। यस, हर पब्लिकेशन का हर एक कंपनी का अलग अलग चलता है, ठीक, यस, मेरी प्रोफेशनल्स की बैरक, हाँ दीदी आपकी प्रोफेशनल, बाकी असली तो बस यहाँ पे है खेल देखना है, ठीक, अच्छा ओह सॉरी चलो तुम्हारी तो मैं यही बोलने वाला था कि हमारी तो पेपर की है। ओके चलो सर, बस बस फालतू के जो घटिया जोक तो फालतू के मारने नहीं है। चलो सबसे पहले फर्स्ट के बदल में लिख लें भाई पैदा करना, फर्स्ट के बगल में लिख लें भाई पैदा करना, सेकंड के बगल में लिख लें रोकना, ठीक, नेक्स्ट करना, सेकंड, थर्ड छीनो करवाओ, सिंपल, भय पैदा करना, रोकना, करना, छीनो, करवाओ, सिंपल चीज, ये एक तरीका है। जनरली अगर आपको वैसे याद रह जाए तो वो भी वर्क करेगा, ऐसे याद रह जाए ये भी वर्क करेगा, सिंपल। भय पैदा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब लैंग्वेज यूज करोगे आपको ओवर ऑ वर्ड याद रखना है, ठीक, रोकना जब आप सेकेंड ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो आपको रेजिस्ट वर्ड याद रखना है, ठीक, करना मतलब कमिट वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, छीनो मतलब डिस्पजेस करना है या उसका एंजॉयमेंट खत्म करना है, करवाओ मतलब टू मेक देम ऑब्वियसली डू और ओमिट टू डू, सिंपल।
तो ये एक और तरीका है, कुछ अभी जुम्मा आधा घंटे पहले हमने इसको नया नया पकाया। अगर आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको रद्दी में डाल सकते हैं, आपके यूज के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने इसको इसलिए बताया है, मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि मुझे मालूम है तो मैं ये पूरा सेक्शन एज इट इज वर्ड बाय वर्ड नहीं रटा है, आई नो दैट फैक्ट। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, सिर्फ ये वर्ड्स याद रखो, समझ में आया? सिर्फ वर्ड्स याद रखो, आगे की फ्रेमिंग तुम खुद कर लो। तुम्हें सिर्फ वर्ड्स ध्यान रखने की जरूरत है, तुम्हें पूरा सेक्शन रटने खाने की जरूरत नहीं। भैया 5 और मोर पर्सन्स तुम्हें पता ही, ठीक, कॉमन ऑब्जेक्ट तुम्हें पता ही है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? ये है। अब पहले जो दो हैं वो स्टेट वाले हैं, दूसरे जो दो हैं वो अपना क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वाले हैं, आखिरी वाला जो है वो पर्सन वाला है, सिंपल। सो भाई पैदा करो, रोको, करो, कुछ छीनो और करवाओ, और व्हाटएवर यूज कर लो भाई, OR CDO व्हाटएवर, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। नहीं, एग्जैक्ट वर्ड्स लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेजर टर्मिनोलॉजी जो सेक्शंस की है प्रशांत, उन्हें हमें यूज करना है बेटा, ठीक। मेजर टर्मिनोलॉजी, कैची वर्ड्स जो है ना, उन कैची वर्ड्स को पकड़ लो, दैट्स ऑल। समझ में आया? कैची वर्ड्स को पकड़ लो, कैची वर्ड्स आपके आंसर में लिखेंगे, उन्हीं कैची वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करके जब आपका आंसर कोई एग्जाम में पड़ेगा वो समझ जाएगा कि भाई इसने नब्स पकड़ लिया सेक्शन की, मैंने जो आपको बताया वो नब्स है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड इट वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से। टू ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स, ओवरऑल का मतलब होता है भय पैदा करना, किसी व्यक्ति के मन में अचानक डर पैदा करना, हिंदी में लिखेंगे आतंकित लिखा हुआ है, आतंकित करना। So to overall by criminal force or by show of criminal force the central or the state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant, ठीक, सिंपल सी चीज है। मतलब मान लो कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसे कुछ बजा दूं। Now what is going to happen over here is आप लोगों का पूरा जो ध्यान है वो हमारी बात से हट करके एक साउंड पे चला जाएगा। Did you get this point? Did you get this point? समझ में आया? समझ में आया? This is over point, ठीक है? मुझे तो लगा एकदम से चूहा ही आ गया। Did you get this point now? समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि मैं अपना काम सुकून से कर रहा हूँ, आप अपना काम सुकून से कर रहे हो, कोई यहाँ पे ऐसे बम 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 बजा दे तो आप एकदम से ऐसे सकपका जाएंगे। This is over point. This is known as over point. पहली बात मुझे बताइए, क्या मैंने यहाँ पे आपको कोई काम करने से रोका? मैंने भय पैदा किया? Did I stop you from doing anything? आप काम अपना कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, मैंने आपको रोकने का प्रयास नहीं किया। तो अगर मैं रोकने का प्रयास करूंगा तो कौन सी क्लॉज में आ जाऊंगा? अगर मैं आपको रोकने का प्रयास करूं तो कौन से क्लॉज में? हाथ ही पकड़ लिया आपका, नहीं पढ़ोगे आप। गुड जॉब, गुड जॉब। टू ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। किसी व्यक्ति को डरा देना, इस प्रकार से भयभीत कर देना, इस प्रकार से उसके मन में एक आतंक पैदा कर देना जिसके कारण वह व्यक्ति कोई काम करने से डर जाए, बच जाए, रुक जाए, ठीक। दैट इज योर फर्स्ट क्लॉज। रूपाली बोले कि सर मेरे को ये डाउट है कि क्रिमिनल फोर्स के एग्जांपल यहाँ अप्लाई होंगे क्या? अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग करते हैं तो अगर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में फॉल कर रहे हैं ना रूपाली, अगर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के 5 में से किसी भी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं तब वो आ जाएगा, तब वो डेफिनेटली क्रिमिनल फोर्स यहाँ पे भी फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर इन जनरल क्रिमिनल फोर्स हो रही है तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में नहीं है। जैसे 4-5 लोग मिलकर के किसी व्यक्ति को जाके सिर्फ मार पीट रहे हैं, दैट्स इट, तो वो 34th एप्लीकेशन है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, कॉमन ऑब्जेक्ट हैज टू बी नेसेसरली दिस ओनली, अगर इसके बियॉन्ड गया तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं। समझ में आया? बी ट्रीटेड लाइक अ कॉमन इंटेंशन, ठीक। पक्का निर्मला, आई वुड डू दैट, ठीक। चलिए, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ इन 5 में से कोई भी तो 141 में भी आएगा, 143 में आएगा, ऑफेंस कर रहे हो तो 149 में, ठीक। लेकिन अगर इसमें फॉल नहीं किया, 5 या उससे ज्यादा लोग सिर्फ क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, तो जो भी क्रिमिनल फोर्स का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि व्हाटएवर द ऑफेंस बी, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, जो भी तब उसकी लायबिलिटी लगेगी बाय 34, दैट्स इट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। सिंपल, मैं आपका हाथ पकड़ लूं, मैं आपका रास्ता रोक लूं, मैं आपको किसी भी प्रकार से अपना काम करने से रोकूं, दैट वुड बी द सेकंड पॉइंट, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, ठीक। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। अब भाई मिसचीफ करते हो आप 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर अगर मिसचीफ करते हैं, ठीक। मिसचीफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाना, उसकी वैल्यू को डिग्रेड करना या प्रॉपर्टी को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, दैट्स व्हाट मिसचीफ इज ऑल अबाउट। सो मिसचीफ अगर कमिट की जा रही है और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, ठीक, तो ये अगर क्रिएट किया जा रहा है, ये अदर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो ये सब क्या हो गया, ये भी आ गया उसी कैटेगरी में, 5 या उससे अधिक लोग। नेक्स्ट, fourth, by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। मतलब क्या है भाई, या तो किसी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स उस पर यूज करना या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करने की उसको धमकी देना, ठीक। by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of property। सबसे पहले आपने क्या किया, या तो उस व्यक्ति को कहा
कि भैया ये सामान हम ले रहे हैं, टेक द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसका मेरा फेवरेट जो मुझे एग्जांपल लगता है दैट इज फ्रॉम द मूवी एक और एक 11, शायद आपने नाम सुना हो, एक और एक 11, संजय दत्त और गोविंदा की मूवी थी। इसमें दोनों का नाम था तारा सितारा, ठीक, हाँ वही एग्जैक्टली। इसमें जो टीकू तलसानिया का कैरेक्टर है ये बैंक मैनेजर बनता है, नहीं लेकिन कोई बात नहीं, इमेजिन तो करो, दो लोग हैं, एक का नाम है तारा, दूसरे का नाम है सितारा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे बाबा बनते हैं, ये लोग, ठीक, ये लोग बाबा बनते हैं और जा करके एक एक बैंक मैनेजर रहता है, उसके घर में घुस जाते, उसके घर में घुस करके फिर उसका सामान ये खुद उठाने लगते हैं, सामान से उठाते हैं और ऐसे ऐसे बंदूक ऐसे रखते हैं, ये बहनी देख रही हो हम बाबा है और इनको देखो 6-6 गोली वाले बाबा, फिर 6-6 गोली वाले बाबा, ये फेमस डायलॉग है मूवी का, लेजिट नॉट किडिंग, 6-6 गोली वाले बाबा। तो पहले तो वो सामान खुद उठा रहे, जब आप सामान खुद उठा रहे हो तो यू आर टेकिंग पोजीशन, पर वो वहां पे रुकते नहीं, ठीक है, वहां पे रुकते नहीं, वो बोलते हैं कि अभी बाबा जो है वो आपके घर पे विश्राम करेंगे, ठीक, तो भैया ये विश्राम करते हैं, सोते हैं जाकर के उसी के घर पे, फिर अगली सुबह उठते हैं, अगली सुबह जब उठते हैं तो वो जो बैंक मैनेजर रहता है, उस बैंक मैनेजर और उसकी फैमिली को ले जाते हैं बैंक की, चलो अब आज हमें बैंक की सैर करवा के आओ, उसको बैंक लेके जाते हैं और उससे बैंक का लॉकर खुलवाते हैं, उससे सारा पैसा निकलवाते हैं और वो सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। दिस इज द टर्म टेकिंग एंड ऑब्टेनिंग पोजीशन। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू। टेकिंग पोजीशन मतलब आपके पास कोई चीज रखी है, मैं वो चीज खुद उठाऊं, दैट्स टेकिंग पोजीशन। अगर मैं आपकी कंपनी पे बंदूक रख के आपसे मांगू कि लाओ जरा इतना दो, ठीक, दिस इज ऑब्टेनिंग पोजीशन, ठीक। टेकिंग नोट्स, साक्ष्य लिख रहा है टेकिंग नोट्स, ठीक, बढ़िया, अच्छा। मेरे जो इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है ना, वो मुझे मतलब पुराने स्टूडेंट्स 2015 के स्टूडेंट्स, 16-17 के स्टूडेंट्स, 19-20 वाले, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब लोग मैसेज करके भेजते हैं कि सर देखो ये कॉपी में ये वाला एक एग्जांपल था, मूवी देख रहा था तो याद आया, इसलिए हमने सोचा आपको भी याद दिला, सो दे टेंड टू डू दैट, ठीक है, फिर ऐसा होता है, ठीक। तो ये हो गया टेकिंग एंड ऑब्टेनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आगे देखिए, नेक्स्ट इज or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or the use of water or other incorporeal rights, ठीक। अब किसी व्यक्ति की इंजॉयमेंट को खत्म करना, इंजॉयमेंट को खत्म करना, अब ये सिर्फ अलग अलग तरीके हैं बोलने के कि राइट ऑफ वे को आपने रोक दिया, किसी व्यक्ति को आप किसी रास्ते से नहीं निकलने दे रहे हो, ठीक, कोई व्यक्ति है जिसका राइट टू वाटर है, आप उसको राइट टू वाटर यूटिलाइज नहीं करने दे रहे हो, या एनी काइंड ऑफ अदर इनकॉर्पोरियल राइट्स। ये इनकॉर्पोरियल राइट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी जनरेटेड जितनी राइट्स हो सकती है, कि भाई किसी वो जमीन पे रह तो रहा है व्यक्ति, लेकिन तुम उस जमीन से जो भी मिनरल्स निकल सकता है वो उस व्यक्ति को यूज ही नहीं करने दे रहे, जो सब्जियां कट सकती हैं वो उस बंदे को यूज ही नहीं कर सकते, जो फल तोड़ के वो खा सकता है वो तुम खाने ही नहीं दे रहे हो। तो जितनी भी राइट्स हैं, जितनी भी राइट्स हैं वो सारी की सारी आप उसको अगर यूटिलाइज करने से रोको तो ये आएगा क्लॉज 4 की कैटेगरी, ठीक। नेक्स्ट आ गया, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do, ठीक, सिंपल पॉइंट है, मुझे आई डोंट थिंक इसको इलैबोरेट करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए बाध्य है, आप उससे उस चीज का ओमिशन करवा दो, ठीक। कोई व्यक्ति कोई चीज उसको नहीं करनी चाहिए, ही मस्ट नॉट डू, एंड आप उससे करवा दो, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनलॉफुल असेंबली। ये पांचों पॉइंट्स जो है ये कॉमन ऑब्जेक्ट बनते हैं, सभी लोगों का ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सभी लोगों का ऐसा ऑब्जेक्ट है, इनमें से एक भी ऑब्जेक्ट है तो ये फॉल करता है इन द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असेंबली या कॉमन ऑब्जेक्ट। एंड 5 या 5 से अधिक लोग अगर यही सेम चीज करते हैं तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 141, दैट्स ठीक। यही आपका छोटा सा पॉइंट। शिवानी बोलिए साक्ष्य आपने अभी सर का गुस्सा देखा नहीं? अरे नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ साक्षी, ये लोग तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है मैं डांट सकता हूँ, ठीक है, ये लोग सिर्फ झूठ फरेब ये सब फैला रहे हैं, झूठी बात है, सच मेरे पे भरोसा है, ठीक है। कभी ऐसा अरे पागल सॉरी बोल, अरे नहीं मैं कभी गुस्से में आया नहीं, कभी डेट भी रेफरेंस के लिए नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, मानता ही नहीं मैं कभी ना। बिरयानी आलू कांड चलो पढ़ लो आप, पढ़ लो, ठीक है। अब आगे पढ़ लीजिए, ये पांचों पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पांचों कैटेगरीज में 5 या 5 से अधिक लोग अगर इन पांचों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो दे विल बी said to have a common object and they will be a part of an unlawful assembly. आगे चलते हैं फटाफट से एक्सप्लेनेशन। An assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly। भाई जब लोग जो हैं, ठीक है, जब लोग इकट्ठा हो जाएं एक जगह पे तो हो सकता है कि शुरू में वो एक अनलॉफुल असेंबली ना हो, लेकिन बाद में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, डिस्कशन हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, वार्तालाप हो सकती है, जिससे वो शुरू में जो एक असेंबली थी वो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, बट बाद में वो अनलॉफुल असेंबली बन गई, ठीक। आप में से कुछ कोई व्यक्ति मुझे ये बताना चाहेगा कि आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को प्रोटेक्ट करता है?
सर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, वो एक मूवी में करते हैं ना। मैं लाफ्टर थेरेपी करता हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं लाफ्टर थेरेपी करता हूँ। लाफ्टर थेरेपी वर्क्स। वेरी गुड। 19(1)(b 19(1)(b करेक्ट, बढ़िया। पीसफुल असेंबली, फेयर ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वही बात है, आपने पीसफुल असेंबली शुरू की, बाद में आप भड़क गए। ठीक, आप जब शुरू हुए तो आपके तन मन में सिर्फ प्रोटेस्ट था, ठीक, लेकिन कुछ ही देर बाद आपके आधे शरीर में एंजाइटी और बाकी के शरीर में डिप्रेशन आ गया, तो फिर ये अनलॉफुल असेंबली बन चुकी है। बधाई। ठीक, दैट्स द पॉइंट। रामलीला मैदान के, शाहीन बाग के, बहुत कुछ हो सकता है। पीसफुल असेंबली में आर्म्स लेके बैठना, इवन फॉर प्रिया, तेरे खुद के कान में जा रहा, तूने क्या लिखा है तेरे दिमाग में, तूने खुद तो पढ़ा होगा, वो जा रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा हो कि सर एक पीसफुल असेंबली में आर्म्स लेके बैठना फॉर प्रोटेक्शन। प्रिया बोले सर मेरा कीपैड का इशू है सर। That's the best I would say excuse, bestest excuse, ठीक है। प्रिया बहुत सही बेटा। No, it will not amount to unlawful assembly, it will not, ठीक है, it will not amount to an unlawful assembly। ठीक, सर मेरा कीपैड बावला हो गया सर। वैसे मैं प्रिया आप कौन से स्टेट में हो, कौन से राज्य में हो? अरे ठीक है, मजाक कर रहा है प्रिया लिख भी रही है, आई एम यूजिंग लैपटॉप। अरे भाई मजाक चल रहा है, ठीक। प्रिया इज लिविंग इन यूपी, प्रिया के लैपटॉप का जो कीपैड है दैट इज लिविंग इन हिमाचल। बहुत सही, गजब। जैसे तलवार लेके जुलूस निकालते हैं किसी फेस्टिवल में, क्या वो भी इसी में डील होगा? नहीं 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 होता, फॉर द सिंपल रीजन कि कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो कि, ठीक है, जो कि ऐसे मौकों पे किसी इस प्रकार के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि वेपन्स को यूज किया जाता है। यूज एज इन यूज नहीं किया जाता, अटैक करने के लिए नहीं किया जाता, बट इट इज जस्ट फॉर द शो ऑफ इट। प्रोफेशन का एक पार्ट होता है, जुलूस का एक हिस्सा होता है। ठीक, जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जब दुर्गा माता की जो प्रतिमा होती है उनको जब लाया जाता है, ठीक, तो उस वक्त कई लोग आगे तलवार लेकर के चलते हैं। तो तलवार लेकर के चलने का मतलब ऐसा नहीं कि वो अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि वो लोग अटैक करना चाहते हैं इसलिए ऐसा लेके चलना है, नहीं, दैट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दैट शो। ठीक, दैट इज इट, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। हाँ सही, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 142, प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly। अगर कोई व्यक्ति अवेयर है कि इस अनलॉफुल असेंबली का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, उसको पता है कि इस अनलॉफुल असेंबली का एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर ऐसी असेंबली को जिसको वो जानता है कि उसके ऐसे इंटेंशन है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको ज्वाइन करता है, हर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर कहलाएगा। ठीक, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाएगा। ठीक है, अब बेटे बात नहीं, यस, ठीक। फिर आ जाते हैं 143 पे। ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को पनिश करता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेंबर कहाँ है और पनिशमेंट कहाँ है। 142 इज मेंबर, 143 इज पनिशमेंट। कीप दिस इन माइंड। 143 और 149 में सिंपल डिफरेंस यही है कि 143 सिर्फ आपकी मेंबरशिप को पनिश करता है। 149 ऑन द अदर हैंड एक बंदे के, जो अनलॉफुल असेंबली का एक व्यक्ति था, उसके ऑफेंस के लिए आपको भी लायबल करता है। ये फर्क है 143 और 149। So punishment, whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। ठीक, so 6 महीने की सजा है या फिर फाइन या फिर दोनों ही हो सकते हैं। Now my dear students, just do one thing, section 144 and 145 इसको एक बार रीड कर लीजिए, just read it। यहाँ पे भी 144 145 को आपको छोटा नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू से बस दिमाग में रखना है कि क्या बात हो रही है। देखो, जितने भी मेजर ऑफेंसेस है ना, मैं इसकी एक टैक्टिक बता देता हूँ, आप लोगों को ये थोड़ा हेल्प आउट कर जाएगा। इनफैक्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से ही एक पतली सी कॉपी यूज करो, या अपनी आईपीसी की कॉपी भी आप यूज कर सकते हो। आई टेल यू हाउ दिस वर्क्स। एक तो सबसे पहले एक कॉलम बनाइए, जस्ट अ सेकंड, मेक अ सिंपल कॉलम, उसको नाम दे दो सेक्शन। ठीक, फिर एक और कॉलम बना लो, अगेन अनदर कॉलम ऑफेंस। ठीक, और एक तीसरा कॉलम बना लो, मतलब तीसरा कॉलम वही है, एक ही रहेगा, विद और विदाउट फाइन। ठीक, आपको कॉपी में इस प्रकार 3 कॉलम्स बनाने हैं, सेक्शन, ऑफेंस, विद और विदाउट फाइन। ये आपको सारे ऑफेंसेस के लिए करने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता। ठीक, व्हाट यू हैव टू डू वर्क हियर इज, आपको सबसे पहले, ठीक, एक कैटेगरी बनानी है जिसमें आपको ग्रेव ऑफेंसेस
कि एक लिस्ट बनानी, मतलब एक पेज बनेगा जिसमें सारे ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस के नंबर आए। ठीक, वो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ग्रेव ऑफेंसेस की कैटेगरी बनाइएगा। अच्छा, ग्रेव ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट होगी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जिनकी डेथ पेनल्टी होगी वो ऊपर, और उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद 10 साल, उसके बाद 7 साल। ठीक, ये सारे ऑफेंसेस क्लियर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मेजर मेजर ऑफेंसेस हैं उनको देखना है। ठीक, ग्रेव ऑफेंसेस, उसके बाद जो लेसर ऑफेंसेस होते हैं उनको आप ले सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक, तो ग्रेव ऑफेंसेस का मतलब है वो ऑफेंसेस जो कि डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से डील करते हैं। फिर लेसर ऑफेंसेस में आपके पास वही आ जाती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके ऑफेंसेस हैं सिर्फ उनकी पनिशमेंट्स का आप ध्यान रखो। एक तरीका है कि आप इस प्रकार से चार्ट्स बना सकते हो अपने लिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो होता है, जनरली स्टूडेंट्स उसको भी यूज करते हैं, दैट इज यू कैन मेक अ चार्ट जहां पे सेम ऑर्डर रहेगा, सेक्शन, ऑफेंस, विद और विदाउट फाइन। विद और विदाउट फाइन में दो ही चीजें आती है, या तो क्रॉस आता है या फिर टिक आता है। टिक मतलब विद और विदाउट फाइन, ठीक, और क्रॉस मतलब विद और विदाउट फाइन नहीं, दैट्स इट। जहां पे विद फाइन है वहां पे स्टार बना रहेगा, दैट्स ऑल। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो ये 3 कॉलम्स ही आप यूज करो, और मंथ्स और ईयर के हिसाब से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन लगेगा, एक ही कर्सरी तौर पे आपको ये सारे के सारे ऑफेंसेस रटे रहेंगे उनकी पनिशमेंट्स के साथ। ठीक, तो ध्यान रखना ये बनेगा कैसे भाई। 323 है, 323 रेगुलर हर्ट का मामला है, इसकी पनिशमेंट कितनी है, व्हाटएवर बी द पनिशमेंट, उतना लिख करके विद और विदाउट फाइन है, जो भी है वो बना। ठीक, उसके बाद 330 है, ठीक है, तो भैया एक्सटॉर्टिंग, फेयर इनफ, जो भी पनिशमेंट है लगा। दिस इज हाउ यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक लिस्ट प्रिपेयर करिए और उस लिस्ट को बार-बार रिवाइज करिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। आपको सारे ऑफेंसेस के लिए आपको कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं। विद और विदाउट फाइन और पनिशमेंट के लिए आप अलग अलग कॉलम भी बना सकते हो, मतलब यू कैन मेक अ थर्ड कॉलम एज वेल। पनिशमेंट अलग कर लो या इम्प्रिजनमेंट अलग कर लो, मान लो 1 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, इधर से हटा दो, विद और विदाउट फाइन में टिक या क्रॉस लगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रिवीजन हो जाएगा जब आप जजमेंट राइटिंग पढ़ोगे तब। ठीक, तो डू यूज इट, डू यूज दिस ट्रिक वेरी वाइजली। ये खुद बनाओ तो बेहतर होगा, ठीक है, वरना अदरवाइज मैं देखता हूँ कि कई वो होती है, बैरक्स होती है वहाँ पे, और कुछ जो लॉ की बुकशॉप होती है वहाँ पे इसके चार्ट्स भी मिलते हैं। तो चार्ट्स अगर आप चाहो तो चार्ट्स आप ले सकते हो, बट आई वुड से कि चार्ट जनरली जब आप खुद बनाते हो तो आप उसको रीड बेटर कर पाते हो, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो अगर आप चाहो तो चार्ट्स को खुद भी बना सकते हो, या अगर खरीदने वाले जो मिलते हैं बाजार में चार्ट्स मिलते हैं, अगर वो आप यूज कर सकते हो, उससे आपको याद हो सकता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, मतलब दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक, क्योंकि चार्ट्स को मैंने ट्राई किया था, इसके साथ जो मुझे चैलेंज लगा वो ये था कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट लेकर के आया था, लॉ बुक स्टोर्स पे मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट लगा तो था लेकिन वो लगा ही था, दैट्स इट। जब तक मैं खुद उठ करके रिवीजन ना करूं, या जब तक वो खुद मेरी हैंडराइटिंग में ना हो, जब तक मैं खुद उसको पढ़ ना पाऊं, रिवाइज ना कर पाऊं, तब तक वो बात थोड़ी जम नहीं पाती। तो ये मेरे साथ हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लेकिन आपके साथ ये जरूरी है। लेकिन जो लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम लोग पनिशमेंट्स के लिए क्या करें, पनिशमेंट्स के लिए दिस इज द इजीएस्ट, बहुत सिंपल है। आपको 3-4 बार आप पढ़ोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हर्ट के लिए ओके इतना था, हर्ट अगर डेंजरस वेपन से थी, 325 थी तो इतना था। ठीक, तो दिस इज ये आपकी कॉपी में ही रहेगा, ये आपकी आईपीसी की कॉपी में ही पीछे रहेगा, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, दैट वाज व्हाट फॉर यू। ठीक है, एग्जैक्टली, ओके। हाँ सर, इतने दूर से दिखता भी नहीं है, मेरे साथ हुआ था। हाँ, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। रूम अच्छा लगता है चार्ट्स लगा के, पढ़ने लिखने वाला एनवायरनमेंट। हाँ, ये डेफिनेटली दैट्स अ ट्रू फैक्ट, दैट्स अ ट्रू फैक्ट भाई। जब आप चार्ट्स ऐसे लगाते तो हाँ ऐसा अच्छा तो लगता है, यस दैट आल्सो। ठीक, जो नहीं शौक है भाई, वो तो प्रेफरेंस है ना भाई, वो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, तो जिनको जो अच्छा लग रहा है वैसे कर लीजिए। ये मैंने चार्ट खुद बनाने को इसलिए कहा, ये चार्ट मैंने इसलिए बनाने को कहा है क्योंकि आप खुद बनाओगे, आप 3-4 बार लिखोगे, पढ़ते चलोगे, आपको ये चीज अपने आप याद होगी। ठीक, सो यूज इट। ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं। 144 145 पढ़िए आप लोगों ने, प्लीज फटाफट से बता दें। शेड्यूल 1 ऑफ आईपीसी एंड कॉग्निजेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट लिस्ट में क्या डिफरेंस है? अरे भाई, इसको निहारिका अपन आराम से डिस्कस करें, पहले अपन पढ़ लें। ठीक, यस, 144 एंड 145 बता दीजिए जरा। 144 एंड 145, यू गाइस रेडी? ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईपीसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज राइटिंग। कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट एग्जैक्टली इज राइटिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑफेंस ऑफ राइटिंग? हालांकि मैंने बताया भी है, पहले भी बता चुका हूं। ठीक, ये श्रुति गो है, कृति और रिद्धि का एक अनस्पोकन अलग ही कंपटीशन चल रहा है, बढ़िया। ठीक, कृति मिस द इनवाइट और पूनम ने और रिद्धि ने हैंड्स डाउन कर दिया, वाह। तुम रहने दो, ठीक है ना, आप तुम लोग रहने दो, अब मैं बताऊंगा, छोड़ो। ठीक, राइटिंग अपन पढ़ लेते हैं, छोड़ो छोड़ो, हैंड्स डाउन गाइस, डन हो गया, चलो हैंड्स डाउन, छोड़ो। सो राइटिंग इज नथिंग अनलॉफुल असेंबली गेटिंग वायलेंट, दैट्स व्हाट इट इज। अनलॉफुल असेंबली अगर वायलेंस का सहारा ले ले, फोर्स का सहारा ले ले, तो वो बन जाता है एक राइट। ध्यान रखना, ये मैंने कई बार, कम से कम 50-60 हजार बार स्टूडेंट्स को बताया है कि राइट का मतलब दंगा नहीं होता है। ठीक, यस, राइट का मतलब होता है बलवा। ठीक, दैट्स इट, कोई बात नहीं। सॉरी सर, टच पैड वर्क नहीं कर रहा था अचानक से, आप यूपी से हैं? सॉरी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई बात नहीं, मैंने बता तो दिया। यस, फेयर इनफ। सो राइट का मतलब होता है बलवा, नॉट दंगा, मतलब हिंदी में इसको बलवा कहा जाता है। ओके, ठीक,
क्रिमिनल फोर्स तो सेक्शन 141 में भी है बेटा। जब ऐसा यूज हो जाए, ऐसा यूज होके कोई ऑफेंस हो जाए, तब 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 आप उसको बोलोगे कि ये 146 या 149 में आया। समझ में आया? इतना कंफ्यूज मत रहो रूपाली, इट्स वेरी सिंपल। ठीक। सो कॉमन लैंग्वेज में जब आप राइट शब्द को देखते हैं तो इसके लिए जो आपको शब्द मिलता है दैट इज दंगा। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी। ठीक, ज्यादातर लोगों को दंगा लगता है। ठीक है, अब देखिए सर, जब हम राइट की एक काम करते हैं, रूपाली इतना रोल मत करो बेटा, इसको पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में 141 और 146 149 का जो पॉइंट है ना बेटे, वो मैं समझा दूंगा। ठीक, डोंट वरी। ओके, चलो। राइटिंग नहीं दिखा सर कभी। ओके, नहीं देख, वो देखने लायक होता भी नहीं है। अच्छी बात है नहीं देखा, मतलब कि कुछ चीजें जीवन में आप बिना देखे भी अगर मर जाओ ना तो अच्छा माना जाता है कि अच्छी मौत मरे, कोई ऐसी जरूरत नहीं। ठीक, हाँ, मतलब ये कौन सी फेटिश है आपकी कि भैया हमें सर दंगा नहीं देखा सर, जीवन में हमने हर रस ले लिया, हर सुख ले लिया, दंगा नहीं देखा, एकदम नीरस जीवन है सर। एक दंगा हो सर, एक दंगा अगर देख लेते हो वाह मजा आ जाता है। जरूरत नहीं है, लाइफ अच्छी चल रही है का, खुश है अपनी लाइफ। ठीक, चल। So whenever force or violence is used by unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of writing. Simple सा definition है इसका, that's the point of it. 147 में punishment for writing दिया हुआ है 2 years or with fine or with both, एक बार देख लीजिएगा। 148 writing armed with deadly weapon. So whoever is guilty of writing being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence, ठीक है, being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो अगर राइट जो है उसको डेडली वेपन के साथ कमिट किया जाए, डेडली वेपन मतलब वो वेपन जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, या फिर अगर वो डेडली वेपन नहीं है बट वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे सामने वाले की डेथ तक हो सकती है, तो वो राइटिंग विद डेडली वेपन माना जाएगा। हाँ, आर्म्स एक्ट तो लगाया ही जाता है साथ में। ठीक, तो ये राइट विद डेडली वेपन माना जाता है एंड इट इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 148 ऑफ इट। ओके, सॉरी क्या चल रहा होता है? अच्छा, ये पूछना था सर। ओके, एजेंडा। अच्छा, अभी दिल्ली में राइट्स हुए थे इसके टाइम पे, सीए के टाइम पे, वो आपने कुछ न्यूज़ वगैरह में देखा था निहारिका, उससे यू माइट गेट अ पिक्चर ऑफ इट, दैट्स राइट्स। ठीक है, दैट्स राइट्स। समझ में आया? जरूरी नहीं है रक्षा, द ऑब्जेक्ट शुड बी सच जिससे डेथ कॉज हो सकती, जिससे डेथ कॉज हो सकती। फेयर एनफ। नायक मूवी, हाँ सब लोग अपना अपना बताते जा रहे हैं, अग्निपथ की। ठीक है, देखो जब आप राइट्स की बात करते हैं तो ना, सुन लो पहले, ठीक है, राइट्स की जब आप बात करते हैं तो नायक बेस्ट एग्जांपल। एफरे राइट में कोई दिक्कत नहीं, मैं भी समझाऊंगा, सारे पॉइंट समझाऊंगा एक एक करके सब। राइट का मतलब होता है, एफरे को हम लोग दंगा बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंट। राइट का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके, ठीक है, वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये वायलेंस नहीं है, ये वायलेंस है, एंटी गांधी। समझ में आया? ये वो नहीं है, ठीक है, कोई राजा रेल मल्होत्रा नहीं आ रहा है, कोई पत्ते पे मेघा नहीं लिखा है, कोई कोई नारायण शंकर सूरज की आंखों में आके डाल के उसको घूर नहीं रहा है, ये वायलेंस है, यहाँ लोग मर रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे, समझ रहे हो? ठीक, वायलेंस। तो जहां पे भी वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा अपनी बात को मनवाने के लिए या सामने वाले व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए, दैट इज बेसिकली राइट। ठीक, अब नायक मूवी इसमें बेस्ट एग्जांपल निकल के आती है, क्योंकि नायक मूवी में प्रॉपर डिपिक्शन किया गया है कि राइट्स कैसे होते हैं, राइट्स कैसे भड़कते हैं। ठीक, सो दैट्स व्हाट अ राइट इज। एफरे की जब हम डेफिनेशन पे भी आएंगे तो मैं वो समझाऊंगा आपको। सो दैट इज 148 ऑफ योर आईपीसी। ठीक है, समझिए, बहुत बढ़िया मुझे। अब देखिए 149 को जब अपन समझते हैं, ठीक, 149 रूपाली, अब इसको आराम से समझना बेटे, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा कम। ओके, चलिए देखिए, तो जब हम 149 को समझते हैं, 149 की डेफिनेशन बोलती है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा बेटे, एवरीवन, जब 5 लोग हैं, 5 या उससे अधिक लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक, ये सभी लोग अनलॉफुल असेंबली का पार्ट तब बनेंगे जब ये 141 में बताए हुए पांचों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, whenever they are following the object as is provided in 141. Are we clear on this point? हिजाब रखो सर, हाँ वो सब हुए, इस पॉइंट पे हम लोग क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप समझो। रूपाली बेटे आगे बताइए, इस पॉइंट पे क्लियर है? जिस पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं होगी वहां पे अपन लोग एकदम घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक, यस, सो ये हो गया 141। ओके, अच्छा, अब इसमें क्रिमिनल फोर्स हुई नहीं हुई, अभी तक कुछ किया गया नहीं किया गया, अभी तक कोई एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो असेंबली है वो क्या है? एक अनलॉफुल असेंबली। अच्छा, क्या इसके मेंबर्स को लायबल किया जा सकता है? हाँ, इसके मेंबर्स को लायबल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 143। ठीक,
143 में इसके मेंबर्स को लायबल किया जा सकता है। फेयर एनफ। मेंबर्स बनते कैसे हैं? कब मानोगे कि कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और कब मानोगे कि कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं है? प्रोसेस है 142। ठीक है, तो प्रोसेस कहां दिया है? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर 142। ओके, अच्छा, अब मान लो यही अनलॉफुल असेंबली अगर भड़क जाए, वायलेंस का इस्तेमाल करने लगे, तो उसे हम रायट का नाम देते हैं। ठीक, वायलेंस का इस्तेमाल करने लगे तो उसे हम रायट का नाम देते हैं कि रायट्स। ठीक, अब 149 जो है, 149 ऑफेंस तो क्रिएट करता है, लेकिन 149 कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बेस्ड सेक्शन, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बेस्ड सेक्शन। अब रूपाली मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, रूपाली एंड एवरीबॉडी थिंक अबाउट योरसेल्फ, अगर आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, ठीक, तो मेंबर होना आपको कौन से सेक्शन में पनिश करेगा? बताइए जरा। 143 में पनिश करेगा। मेंबर को 142 से बनोगे, पनिश करेगा 143, करेक्ट? यस। अब यहाँ पे रूपाली ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा कि सर फिर वायलेंस होता कब है? भाई इट्स अ लेजिट पॉइंट। वायलेंस कब होता है? वायलेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार से किसी भी बॉडी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। सिंपल भाषा, सिंपल डेफिनेशन वायलेंस की है कि किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी संपत्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाना, दैट्स व्हाट वायलेंस इज। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप वायलेंस करो चाहे ना करो, अगर अनलॉफुल असेंबली है, आप उसके मेंबर को, तो आप लायबल हो। पहले तो एक करके समझो, यू आर लायबल अंडर 143। अगर मान लो अनलॉफुल असेंबली जो है वो भड़क गई, ठीक, अनलॉफुल असेंबली भड़क गई, आप भी भड़क गए, आपने क्या किया? पुलिस ऑफिसर्स जो थे, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग कर रहे थे, आपने उनकी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आपने उनकी तरफ जो हाथ में आया, जो भी सामान आपने उठाया, आपने वो फेंकना शुरू कर दिया, लाठियां फेंकनी शुरू कर दी। अब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो आप और उग्र हो गए। आप जिस भी तरीके से, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल आपको मिला, आपने सामने वाले व्यक्ति पे अटैक कर दिया। ठीक है रूपाली? तो यहाँ हम वायलेंट हो गए, यानी हम राइट्स पे उतर आए। अब हमें पनिशमेंट कहाँ मिल रही है? अब हमें पनिशमेंट कहाँ मिल रही है बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड। 147 में मिल रही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 147 अभी नहीं चालू, आ रहे बच्चे, आ रहे। ठीक, ठीक है, यस, समझ में आया? हमें 147 में पनिशमेंट मिल रही है। अब मुझे बताओ आप लोग, ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस पूरी असेंबली में एक बच्चा ऐसा था, मान लो यहाँ पे अनुभूति को ले लेते हैं, इस पूरी असेंबली में एक बच्चा ऐसा था, अनुभूति, जो कि ये जानते हुए कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, रुकी रही। 143 में लायबल तो होगी मेंबर, लेकिन वो थी इस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट जब कोई ऑफेंस कर दिया, अनलॉफुल असेंबली ने कोई ऑफेंस कर दिया, क्या अनुभूति की लायबिलिटी बनेगी उस ऑफेंस की? व्हाइल शी वाज अ मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, एन ऑफेंस वाज कमिटेड, विल शी बी हेल्ड लायबल for that offense? Yes, very good. By virtue of which section? Perfect. By virtue of section number 149. अब समझ में आया? 149 एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिएट करता है, चाहे आपने ऑफेंस किया हो, चाहे आपने ऑफेंस ना किया। ये पॉइंट ठीक है बच्चे? रूपाली, अब आई बिलीव आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी। आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ खड़े हो, दंगा बढ़ गया, लोग एक दूसरे पे चीखें चलाने लगे, ठीक है, अटैक करने लगे, ठीक, राइटिंग हो गई, आप अभी भी उसका पार्ट। ठीक, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठा दिया, पुलिस वाले को मार दिया, जान चली गई 4 पुलिस ऑफिसर्स की, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो, यू आर लायबल अंडर 149, दैट्स द पॉइंट। ठीक, 145 is that only, but 145 का नेचर है joining or continuing an unlawful assembly, knowing it that it has been commanded to disperse. ठीक, 145 dispersal based। 145 का इंटेंशन ये है कि आप किसी ऐसी असेंबली में रहो जिसको ऑलरेडी डिस्पर्स होने को बोला जा चुका है, आप बने रहो, आप टिके रहो, जिसको डिस्पर्स होने के लिए बोला जा चुका है, उसके बाद भी आप टिके हुए, ठीक, या आप ज्वाइन कर ले रहे हो और लोग जुड़ गए, दिस इज 145। 143 तक डिस्पर्सल का कोई भी कमांड नहीं दिया गया है। ठीक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक पुलिस फोर्स है जो यहाँ पे खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग्स है, ये दोनों तरफ बिल्डिंग्स है, ठीक है, एक पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स का नाम है गौतम सिटी पुलिस फोर्स। ठीक, यस, और यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स खड़े, बहुत सारे क्रिमिनल्स खड़े, ठीक, रुके हुए हैं, बस वो रुके हुए हैं, इनका लीडर भी है, ठीक, इनका लीडर भी है, वेल, वो भी यहीं पे खड़ा है, और भी बहुत सारे विलेंस हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। ध्यान से सुनो, ये माइक अभी तक ये सिर्फ खड़े हुए हैं, अनलॉफुल असेंबली ये हो चुकी है, क्योंकि इनका इंटेंशन ही है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं, ये सभी लोग और जनता, इनको डराया धमकाया जाए। ठीक, अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो कमिश्नर है, कमिश्नर गॉर्डन माइक पे चिल्लाते हैं कि देखो जो तुम लोग कर रहे हो वो सब इलीगल है, अवैधानिक है, कृपया कर अभी रुक जाओ, और हम तुम्हें यहाँ से कमांड करते हैं कि तुम डिस्पर्स हो जाओ, तरबतर हो जाओ, तुम असेंबली में मत रहो, निकलो यहाँ से सब। ठीक, अभी तक ये सब बोले जाने के पहले एवरीवन वाज लायबल अंडर सेक्शन 143। ये सब बोले जाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस जगह को छोड़ के नहीं जाता, या अगर दूसरे लोग भी अब इस जगह को ज्वाइन कर लेते हैं, they all will be held liable under section 145. Now I believe the picture is clear.
दैट्स इट। ठीक, यही है कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, यस नो पूरा मैं saying sir one question, why only force and not criminal force term is used in 146? It justifies better, isn't it? Obviously it does, but वही है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कोई एक पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली है जो कि फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, अनलॉफुल असेंबली फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, समझ में आया? तो क्रिमिनल फोर्स ऑब्वियसली वुड हैव जस्टिफाइड इट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अनलॉफुल असेंबली अगर फोर्स का इस्तेमाल करेगी मतलब क्या? अनलॉफुल है ना, फोर्स यूज कर रही है, क्लैरिटी पक्का? पूनम बच्चे आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रति एक सेकंड बच्चे, अपन लोग पूरा एरिया जो है उसको कंप्लीट कर लें, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद फेयर एनफ, फिर उसके बाद सेक्शन 150 है, ओके फेयर एनफ, जस्ट डू वन थिंग, रीड टिल सेक्शन नंबर 152, एक बार प्लीज 152 तक रीड कर लें, जस्ट रीड इट आउट करके अपना डाउट टाइप कर सकते हो क्या, या पूछना ही है वर्बली, गाइस रीड टिल सेक्शन नंबर 152, 152 तक एक बार रीड कर लें प्लीज। ठीक है, पूछ लो। Am I audible, sir? यस रतीब बताएं। सर दो डाउट थे सर। फर्स्टली तो सर एक छोटा सा डाउट था सर, राइटिंग भी सिर्फ उन्हीं मैटर्स में हो सकती है जो 141 के 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ करेक्ट सर एक तो ये सर, ये 149 सर मुझे अभी भी इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है सर, जैसे जो 149 में बोला है सर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की है, तो सर वो चाहे राइटिंग हो चाहे फिर वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट तो पहले से ही डेवलप है, तो वो पनिशबिलिटी उनको उन्हीं सेक्शंस मिल रही है, फिर 149 का ऑब्जेक्ट क्या है? 149 के पिक्चर में आ रहा है सर। अच्छा क्वेश्चन, 149 का ऑब्जेक्ट ये है कि इवन दो, देखो इसमें क्या हो रहा है ना कृति, समझना, जो पूरा चैप्टर नंबर 8 है ना, उसके फ्लो की ग्रेविटी ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना। अनलॉफुल असेंबली, यस सर। अनलॉफुल असेंबली ऊपर गई, जिसको डिस्पर्स होने को कहा बट डिस्पर्स नहीं हुई, यस, फिर वो वॉयलेंट भी हो गई, फिर उसी अनलॉफुल असेंबली में किसी व्यक्ति ने ऑफेंस भी कर दी, समझ में आया? तो मेंबर होना तो आपका 141 और 142 में ही डिसाइड, ठीक, आप सिर्फ मेंबर हो, आपने कुछ नहीं किया, और अनलॉफुल असेंबली की थी, उसने भी कुछ नहीं किया। 141, 142, 143 क्लियर हो गया? यस सर। डिस्पर्स करने को हमने इनको 145 में कहा, उसके बाद भी ये लोग बने रहे, यस सर। क्लियर? तो अगर ये बने रह गए तो 145 यहीं पे हुआ। अब आदमी के दिमाग में डाउट ये आता है कि जब यहाँ उसको 143 में पनिश कर रहे हो, या यहाँ उसको 145 में पनिश कर रहे हो, ठीक, या 147 में पनिश कर रहे हो, तो 149 में क्यों पनिश कर रहे हो? यस सर। यस सर। समझो, एक बार अगर एक अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स होने को बोली जाए और ना रुके और भड़क जाए और ऑफेंस कर ले, तो क्या ये जैसे थेफ्ट का मोस्ट एग्रीवेटेड फॉर्म डिकॉइटी होता है वैसा नहीं हो जाएगा? यस सर। है ना? यस सर। थेफ्ट का मोस्ट एग्रीवेटेड फॉर्म है डिकॉइटी, तो क्या किसी पे अगर डिकॉइटी का चार्ज लग रहा है तो क्या उस पे थेफ्ट का भी चार्ज लगाया जाएगा? लग सकता है, नहीं क्यों लगेगा सर? हाँ सर क्यों लगेगा वो? हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ आप समझ में आ गए? हाँ सर, एक क्वेश्चन और सर, 143 145 तो जस्टिफाई हो गया, 147 में तो सर ऑफेंस भी हो गया ना? हाँ सर 141 में तो सर वो सिर्फ मेंबर था या वो उसने असेंबली बना ली, हाँ, 145 में मना किया गया फिर भी खड़े हुए हैं, हाँ तभी खड़े, हाँ बिल्कुल। 146 या 147 की अगर सर वहां पे तो उन्होंने वायलेंस कर दी तो वो तो मतलब इटसेल्फ वो एक ऑफेंस हो गया उनका वायलेंस क्रिएट करना, देन व्हाई 145? देन व्हाई 149? गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन। 147 जो है उसमें ऑफेंस आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, है ना? यस सर। वायलेंस करने असेंबली कर रही है, मान लो 50 लोग हैं, ठीक है, वायलेंस शुरू करने वाले 10 ही लोग थे, ठीक, यस, लेकिन क्या आप बाकी 40 को भी लेबल कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कैसे करोगे? सर वो वहां पे सर प्रेजेंट तो थे उनके, मतलब एग्जैक्टली, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट हाँ कैसे लगाओगे? वाया 149 सर क्लियर हो गया? समझ आ गया? हाँ सर। सो 147 दंगा भड़काने वाले को पनिश कर रहा है, जो एक्चुअली कर रहा है वो काम, ठीक, Yes. जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज, जब दिल्ली राइट्स हुए थे, देयर वाज दिस पर्सन जिसकी फोटो आ गई थी न्यूज में, जिसने शायद पुलिस पे गोली चलाई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, मतलब दाढ़ी वाला एक बंदा था, आई डोंट रिमेंबर दैट पर्सनस नेम, बट उसने उसकी फोटो छप गई थी, Yes, sir. वो ऐसे करके गोली चला रहा है, इफ यू रिमेंबर दैट फोटो, ठीक, तो Yes, sir. बंदा जो एक्चुअली वायलेंट हो रहा है वहां पे, वो तो 10 ही लोग हैं या वो तो 15 ही लोग हैं, लेकिन जो लोग वहां पे खड़े हुए थे, ठीक, Yes, वो sir. लोग भी तो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, और Yes, उस sir. जानकारी में रहते हुए दंगा भड़क गया, कोई ऑफेंस हो गया। अब जब ऑफेंस हो गया तो इन लोगों ने ऑफेंस तो किया नहीं है, 40 लोगों ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऑफेंस मैंने किया कर दिया, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन Yes, sir. आप तो लेबल करें ना, आपको लेबल तो करना पड़ेगा ना। यस सर। तो जैसे 34 बारेंद्र कुमार घोष को तब पनिश करता है जब वो गेट के बाहर खड़ा रहता है, यस सर। ठीक, वैसे ही 149 उस व्यक्ति को तब पनिश करता है जब ना तो उसने वेपन उठाया, ना तो उसने कोई वायलेंट एक्ट किया, बट फिर भी अनलॉफुल असेंबली के साथ खड़ा हुआ। यस सर। इसलिए 149 की पनिशमेंट आपको एक सब्सटैंटिव ऑफेंस दे देती है, 34 से अलग है। यस सर। यस सर। 34 से अलग है, वो सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं देता, वो तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव Liability create करता है, yes. यहाँ पे आप शुरू से ऑफेंडर हो,
समझ में आया? यस सर, यस 141 से ऑफेंडर शुरू हो गया। एग्जैक्टली, आप 149 पे ऑफेंडर नहीं हुए हो, 34 आने पे ऑफेंडर हुए, ठीक, एंड डजंट फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन पे ऑफेंडर हुए। 147 की अगर क्रिमिनलिटी नहीं क्रिएट होती फिर भी वो पनिशमेंट उसको मिलती किसी ना किसी। अगर एक कोई ऑफेंस हो जाता खट से लगता 149, ये है 149 इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस, फट से लगेगा, तुरंत लगेगा, सब पे लगेगा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है सर। सर वाया 149 लगेगी, बट प्रैक्टिकली देखें तो जो लायबिलिटी 147 पे इनिशिएशन वाले पर्सन पे क्रिएट होगी, लायबिलिटी का सेक्शन तो वही आएगा सब पे। देखो, जब आप 149 को अप्लाई करते हो ना, 149 को एक बार रीड करो, 149 को रीड करो, क्या 149 में कहीं पे भी आपको पनिशमेंट देखने को मिलता है? नहीं सर। ग्रेट वे, यस सर, यस सर, क्लियर सर, थैंक यू। फेयर इनफ, ओके पीपल, आज की क्लास में जो भी पढ़ा गया वो समझ में आया? प्लीज फटाफट से बता दो। आई नो आज हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूरी भी था, एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी हो गई कि हाँ भैया ये है, ये है, ये है, ये है, 50 बार पूछो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और बाद में डाउट में ना रहो। काजल बोल रही है नो, काजल को क्या नहीं समझ में आया बच्चे? 147 है सिंपल काजल। मान लो कि एक ग्रुप है 20 लोगों का, ठीक है, 20 लोगों के ग्रुप में 4 लोग थोड़े ज्यादा उत्पाती टाइप के, ठीक, ये 4 लोग अगर उस अनलॉफुल असेंबली में रहते हुए किसी प्रकार का वायलेंट एक्ट कमिट कर देते हैं, मानो पुलिस ऑफिसर पे पत्थर फेंक देते हैं, ठीक है, यस, पुलिस ऑफिसर जो है आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे पत्थर फेंक देते हैं, तो ये सभी लोग सीधे सीधे कैसे लायबल हो गए? 147 के थ्रू लायबल हो गए। 147 की लैंग्वेज भी देखो यही बोल रही है, whoever is guilty of rioting, that's it, whoever is guilty of rioting is punishable, 147, ठीक। अब बाकी के जो 16 लोग खड़े हैं काजल, ध्यान देना काजल, बाकी के जो 16 लोग खड़े हुए हैं उन्होंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, यस, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको लायबल तो बनाओगे क्योंकि ग्रुप का पार्ट है। भाई इन 4 लोगों को बटबाजी कैसे आ रही है, इनको ये वजनदारी में कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे डोले उचकाते हुए कैसे चल रहे हैं? क्योंकि बाकी 16 लोग इनके पीछे खड़े, पहले कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। ऐसा होता है ना कि जब हम अपने पड़ोस वाले चिंटू के घर में लड़ने जाते हैं क्योंकि उसने हमारी गुड़िया तोड़ दी, तो हम हमारे पापा को लेकर के जाते हैं, तो पापा पीछे खड़े होते हैं, तो हम चिंटू की मम्मी को भी डांट के आ जाते हैं कि सुनो, समझा लो अपने लड़के को, हमारी बार भी तोड़ के आया है आज, ठीक, ओ सॉरी, हमारे हरियाणा से हमारा बलबीर तोड़ के आया है आज, तो क्या होता है, इससे मॉरल सपोर्ट मिलता है, ठीक, यू गॉट द पॉइंट ऑफ इट। तो अब अपने को 147 वाले को भी लायबल करना है, 4 तो लायबल हो गए काजल, बाकी 16 को लायबल करना है, 149 के वाया कर दो, बस जान दो भैया, शादी होनी है, तैयारियां करनी है, शेरवानी खरीदने जाना है, प्लीज जाने दो जी, ठीक है, मैंने छोड़ दी किया, चलो परफेक्ट, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के लिए समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जियो और जीने दो, एंड व्हाट, जय हिंद, ठीक है, बाय बाय।